हेलो एवरीवन, दिस इज महक संजवानी। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड से हम क्या समझते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और इन्हें हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि हम लोग इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। इसकी कैटेगरी में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में? राइट, वेट अ मिनट। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरसेस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, और कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें। एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगस। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर अराउंड अस। They are present in large number around us. हमारे आजू बाजू ये सारी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। ये लैंड पे हैं, एयर में है, वाटर में है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट जगह पे होते हैं। तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करके इनका प्रेजेंस भी देख सकते हो कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। दे आर इवन प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी, ये आपकी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। बट ये है कि सारे डिजीज कॉजिंग नहीं होते, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉजिंग नहीं होते, इसलिए सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको नुकसान पहुंचाएं ये जरूरी नहीं है। सो इसे हम लोग कहते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। When they are present everywhere, we use the term cosmopolitan to understand about microorganisms like air, water, soil, even inside our body. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे जगह पर मिलते हैं। इसे डिफाइन करने के लिए सबसे सही वाक्य होगा, दे आर स्मॉल और माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं, दैट दे आर सो स्मॉल organisms that are so small that they can only be seen through a microscope are known as microorganisms. उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ह्यूमन लाइफ में इनका ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इलनेस पे, हमारी हेल्थ पे। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इंसान माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उन लोगों को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। दिस फील्ड इज माइक्रोबायोलॉजी, दिस फील्ड ऑफ साइंस इज माइक्रोबायोलॉजी। तो ये मिलते कहाँ हैं? दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट। दे आर फाउंड इन हॉटेस्ट ऑफ डेजर्ट, बहुत गर्म रेतीले पर्वत पर भी मिलते हैं। दे आर फाउंड इन कोल्ड रीजन। कुछ ऑर्गेनिजम्स तो वॉल्केनो के पास भी मिलते हैं। मतलब इन लोगों के पास ये एबिलिटी होती है कि ये कितना भी अच्छा और बुरा एनवायरमेंट हो, ये वहां पर सरवाइव कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो अभी पहले हम लोग एक जनरल आइडिया लेते हैं इन 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। वायरस, वायरस जो होते हैं, प्लूरल में इसे हम वायरसेस कहते हैं। बैक्टीरिया, एल्गा के लिए प्लूरल है एल्गा, मैं सिंगुलर अलग से लिख देती हूँ, प्रोटोजोआ एंड फंगस। राइट, वायरस के लिए सिंगुलर, अगर एक वायरस है तो हम लिखेंगे वायरस। अगर एक बैक्टीरिया है केवल, तो सिंगुलर टर्म क्या हो जाता है इसके लिए? बैक्टीरियम।
अगर एक एल्गा प्रेजेंट है, सो देन सिंगुलर टर्म फॉर एल्गा इज एल्गा एंड प्लूरल इज एल्गी। प्रोटोजोआ के लिए सिंगुलर यानी कि केवल एक अगर होगा तो लिखा जाता है प्रोटोजोअन। तो आप नाम पढ़ के ये मत सोचना कि ये प्रोटोजोआ और प्रोटोजोअन अलग हैं, सिर्फ एक अगर होगा तो उसके लिए ये डिफरेंस है। सिंगुलर इज फंगस एंड प्लूरल में हो जाता है फंगी। कुछ बुक्स जो हैं, कुछ टीचर जो हैं वो फंजाई भी पढ़ते हैं, वो गलत नहीं है। फंगी या फंजाई दोनों बोला जा सकता है इसे, ठीक है। So pronunciation is not the problem here. There are 5 kinds of microorganism. These are 5 major group of microorganism. I request you to be copying down all the information which is given here. So 5 major group of organisms, microorganisms are present here. और ये कुछ इस प्रकार से है: वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगस। सो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या रोल है इकोलॉजी में, क्या रोल है इकोसिस्टम में, उसको समझेंगे कि एनवायरमेंट में क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बैक्टीरिया। एक सिंगुलर बैक्टीरियम होता है, बहुत सारे होंगे, जो कि बैक्टीरिया अकेले नहीं रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट लिविंग बींग्स में से एक है। दे आर अमंग स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट लिविंग बींग्स। ये एक ही सेल सारा काम करता है इसमें, मतलब एक ही सेल पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। So they are single celled organism, means they exist as a single cell। और वो सिंगल सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म है, वही सिंगल सेल उनका जहान है, वही दुनिया है, वही सारे काम कर रहा होता है, एक ही सेल होता है। So we can say that these are single cell organism. Where are they found? They are found everywhere. ये सब जगह रहते हैं, ये कहीं भी रह सकते हैं, हवा हो, पानी हो, ठंडा हो, गर्म हो। They are found in they are found everywhere. They are found in water, they are found in air, they are found in soil, they are found inside bodies of organisms। ये सब जगह पे पाया जाते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड, इवन इनसाइड द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनकी बॉडीज में ये मिलते हैं। मतलब आपने अगर मान लीजिए गार्डन सॉइल का एक सैंपल लिया, जो आपके गार्डन का सॉइल है उसका आपने एक सैंपल लिया, करीब 1 ग्राम आपने सॉइल निकाल लिया वहां से, ठीक है, 1 ग्राम सॉइल कलेक्ट कर लिया। उसको जब आप चेक कर रहे हो, उसको जब आप माइक्रोस्कोप से नीचे सैंपल लेके ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप पाओगे कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। देखिए इतने सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो ये तो मतलब काउंट के भी बाहर, ऑब्वियसली इट कैन बी काउंटेड, बट सी हाउ बिग द नंबर इज। So this many bacteria are present in 1 gram of soil, and this is just a number जो अलग अलग सैंपल में ज्यादा या कम भी हो सकता है। मतलब किसी जगह पर आपको इससे ज्यादा मिल सकता है, किसी जगह पर आपको इससे कम मिल सकता है। Are you getting it? So bacteria, simplest, smallest living beings, and they are found everywhere. They are present in garden soil. Like for example, now this was for example, in garden soil you have about like so much of bacteria you have present. अब ये bacteria can live, bacteria can live in colonies. What are colonies? Colonies क्या होती हैं? Groups of bacteria. जब बैक्टीरिया ग्रुप में मिलता है तो उसे कहते हैं कॉलोनी। बैक्टीरिया कैन लिव इन कॉलोनीज दैट आर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये बहुत सारी कॉलोनी बना के रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, अकेले बहुत कम रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉलोनी बना के या ग्रुप बना के रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया कैन बी
अलग अलग शेप के बैक्टीरियम मिलते हैं, यानी कि शेप के आधार पर इसे हम लोग क्लासिफाई भी कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कितने प्रकार का बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा? लेट्स सी। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया कैन बी, अगर ये राउंड शेप है, कुछ ऐसे राउंड शेप है, या फिर स्फेरिकल जिसको कह सकते हैं, क्योंकि 3D में आप देखोगे तो स्फेरिकल हो सकते हैं, कुछ इलोंगेटेड मिल सकते हैं स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस, तो उसे कहते हैं बैसिलस। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज बैसिलस। सम कैन बी स्पाइरल इन शेप। देखिए कुछ बैक्टीरियम आपको स्पाइरल मिल सकते हैं शेप में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियम आर प्रेजेंट। Spherical, known as coccus. They can be rod shaped. They can be spiral shaped. Okay, they can be rod shaped, spherical, spiral shaped, or they can be comma shaped. Bacteria अलग अलग शेप के मिल सकते हैं। कॉमा शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो इनको बोलते क्या हैं? जब स्फेरिकल मिलता है इट इज नोन एज कॉकस। क्या कहते हैं? कॉकस। अगर रॉड शेप मिलता है उसे कहते हैं बैसिलस। स्पाइरल शेप्ड मिलता है तो उसे कहते हैं स्पाइरलम। कॉमा शेप्ड मिलता है तो उसे कहते हैं विब्रियो। तो ये नाम हमने दिया है बैक्टीरिया को उसके शेप के आधार पर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने कभी कहीं पर पढ़ा होगा नाम स्ट्रेप्टोकोक्कस। निमोनिया बीमारी है, लंग्स की डिसऑर्डर या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, तो वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का शेप क्या होगा बताइए? नाम पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या शेप होगा? तो क्या शेप होगा? स्फेरिकल शेप होगा। ठीक है, ये बड़ा सा नाम याद मत करो, अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि आप एग्जाम्पल से समझो कि बैक्टीरिया जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, और वो नाम में आप लिखोगे। स्फेरिकल है तो कॉकस, रॉड शेप्ड है तो बैसिलस, स्पाइरल शेप्ड है तो स्पाइरलम, कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज एल्गी। बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक सेल ही पूरे तरीके से काम करता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। एल्गी के बारे में बात करते हैं। एल्गी फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, या फिर इसको हम लोग प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट की तरह ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो रहा है इनमें। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रिपेयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। मैं इस प्रोसेस का नाम 2 बार इसलिए लिख रही हूँ, बार बार लिख रही हूँ, ताकि आप याद कर लो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्या नाम है प्रोसेस का? फोटोसिंथेसिस, जिसके द्वारा ये लोग क्या करते हैं? अपना फूड का खुद सिंथेसिस करते हैं। मतलब आप समझिए कि इनका पार्ट्स क्या होते हैं? ग्रीन है। ठीक है, दे आर ग्रीन, ग्रीन इन कलर मोस्टली, और कलर के भी मिलते हैं लेकिन ग्रीन इन कलर होते हैं। क्यों होते हैं ग्रीन इन कलर? क्योंकि ग्रीन कलर का एक सामान होता है जो इसमें प्रेजेंट होता है जो इनको ग्रीन कलर देता है।
तो वो सामान का नाम क्या है? उसका नाम है क्लोरोफिल। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस या ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कहते हैं। जो कलर प्रोवाइड करता है उसे पिगमेंट कहते हैं। जैसे खाने में आप कलर करते हो, डाई डलती है, या फूड कलरिंग का इस्तेमाल करते हो, वैसे यहाँ पर कौन है? पिगमेंट है। सो दिस इज ग्रीन इन कलर मोस्टली ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो इसे ग्रीन कलर देता है। प्रेजेंट ग्रीन इन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल प्रेजेंट इन सेल्स। इनके सेल्स में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो इन्हें क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर के होते हैं और इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो इनके पास एक और खास बात है, इन्हें प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं बिकॉज दे हैव सेल वॉल। प्लांट की तरह, दे हैव प्लांट लाइक सेल वॉल। जैसे प्लांट में सेल वॉल होती है सेल के बाहर, वैसे इनमें भी सेल वॉल होती है सेल के बाहर। ठीक है। और अब ये पाए कहाँ जाते हैं? वेयर इज द लोकेशन? कहाँ मिलते हैं एल्गी? दे आर मोस्टली फाउंड नियर वाटर बॉडी। तो ये मिलेंगे इन पॉन्ड, क्लोज्ड वाटर बॉडी जिसे हम लोग कहते हैं। दे आर फाउंड इन लेक्स, दे आर फाउंड इन सी वाटर। ये सारी जगह पर ये पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन पॉन्ड, लेक, सी वाटर एक्सेट्रा। Some algae may also be present in स्नो, बर्फ में पाए जाते हैं, बहुत गर्म पानी में भी पाए जाते हैं, इवन इन हॉट स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स मौसम को नहीं कह रहे हैं हम लोग, जहां बहुत गर्म पानी होता है, एक्सेसिव वार्म वाटर होता है, उसे हम कहते हैं स्प्रिंग्स। So some algae may also be present in snow and they might also be present in hot springs. ये जनरली मॉइस्ट एरिया में ग्रो करते हैं। दे प्रिफर टू ग्रो इन मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब हल्का सा गीला या ह्यूमिड, जैसे बारिश में नहीं हो जाता है एनवायरमेंट, बहुत पानी भी नहीं रहता है लेकिन बहुत कम पानी भी नहीं रहता है। सो दे प्रिफर टू ग्रो इन मॉइस्ट एरिया, मॉइस्ट सॉइल। पेड़ की छाल, bark of trees etc. Right? Are they single cellular? Now they may be unicellular, मतलब एक सेल है जो काम कर सकता है, और दे मे बी मल्टी सेल्यूलर। मैम इतनी सारी चीजें आपने बता दी एल्गी के बारे में, तो एल्गी को आप डिफाइन कैसे करोगे? एल्गी आर फोटोसिंथेटिक microorganisms that flourish in moist और damp habitat। ये सबसे आसान तरीका है एल्गी को डिफाइन करने का कि एल्गी क्या है और एल्गी कहाँ पाए जाते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दे फ्लरिश इन मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट। दिस इज ऑल अबाउट दी एल्गी। एल्गी को समझ लिया हमने कि एल्गी कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। हम लोग जब एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे तब मैं इनके पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी कि एल्गी के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा दूंगी। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज प्रोटोजोआ। ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में आई एम होपिंग यू आर फेमिलियर विद द नेम। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? तो प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि एक ही सेल में सारी दुनिया है। सो दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल की तरह होते हैं। दे हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी तरह होते हैं, एनिमल की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे आर एबल टू मूव, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। यानी प्लांट की तरह ये एक जगह पे रुके नहीं रहते हैं। सो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दे कैन कैप्चर
food, they can capture food, they can move and then they can capture food. Where are they found? What is the location of protozoa? क्या ये पानी में मिलते हैं, क्या ये हवा में मिलते हैं, क्या ये लैंड में मिलते हैं? So they can be aquatic. पानी में मिलेंगे तो aquatic, मतलब water living. अगर पानी में मिलेंगे तो इन्हें कहते हैं aquatic. They can be aquatic यानी कि water living and can be living in soil. तो ये सॉइल में भी रह सकते हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं. प्रोटोजोआ के बारे में बता रही हूँ मैं. मैक्सिमम इसमें से जो होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं. सो सम प्रोटोजोआ आर हार्मफुल. मैक्सिमम जो प्रोटोजोआ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम हार्मफुल प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे. सो प्रोटोजोआ आर अ ग्रुप ऑफ organisms that are or that have animal like characteristics, that have animal like characteristics and are mostly parasitic. Parasite की तरह काम करते हैं. ध्यान रखिए इस बात का कि there is no need to be going forward if you're not understanding anything. अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता है, so feel free to ask, feel free to put questions, but say patience is the key, consistency is the key. You have to be patient while through the chapter. आपको धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे धीरे समझना है and try to memorize things. At first चीजों को याद करने की कोशिश करिए, then read and observe around you. आपके पास encyclopedias हैं, there are so many books which you can read apart from your study books and get more information. But for that you need to develop an interest for the subject. आपको ऐसे पढ़ना है that you're learning for knowledge and not for marks. Keep this in mind. So protozoa are a group of organisms that have animal like characteristics and they are mostly parasitic. ठीक है, ये पैरासाइट्स कहाँ पर रहते हैं? मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ इनके. अमीबा, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ. पैरामीशियम, पैरामीशियम. मैं नाम अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि आप जब भी बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं आप उन्हें अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, पैरामीशियम. यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया. These are some examples of protozoa. तो यहाँ पर मैंने आपको मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स बताए हैं प्रोटोजोआ के. अगला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अगला ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दैट इज फंगस और फंजाई और फंगाई भी बोल सकते हो आप इसे. क्या ये प्लांट लाइक है, क्या ये एनिमल लाइक है? नहीं, ना ये प्लांट लाइक है ना ये एनिमल लाइक है. ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं. दे मे बी यूनिसेल्युलर, दे मे बी मल्टी सेल्युलर. दे हैव अ सेल वॉल, दे हैव अ सेल वॉल. इनके बाहर सेल वॉल होती है लेकिन वो प्लांट लाइक नहीं होती है. ठीक है, दे हैव अ सेल वॉल डिफरेंट फ्रॉम द वन इन प्रेजेंट इन प्लांट्स. डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो सेल वॉल मिलता है उससे अलग होती है फंगस की सेल वॉल. डू दे हैव क्लोरोफिल? नो, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. तो फिर इन्हें प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि ये एनिमल की तरह बिल्कुल नहीं है. किसकी तरह बिल्कुल नहीं है? एनिमल की तरह बिल्कुल नहीं है, तो प्लांट के क्लोज है. दे आर प्लांट लाइक organisms having a cell wall. Why are they plant like organisms? As
सेल वॉल इज प्रेजेंट। इनको प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है, ड्यू टू सेल वॉल which is different from the cell wall in plants. इसलिए plant like, not exactly plant. They do not contain chlorophyll and hence इसकी वजह से non green है color में, and hence they are non green in color. Plant green क्यों होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से। लेकिन ये एल्गी क्यों है ग्रीन? क्लोरोफिल की वजह से। लेकिन फंगस ग्रीन क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है इनके पास। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया यूनिसेलुलर, तो एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर फंगस, उसका एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट एक प्रकार का यूनिसेलुलर फंगस है। उसके अलावा मल्टी सेलुलर फंगस हैं बहुत सारे। मल्टी सेलुलर फंगस है जैसे राइजोपस, म्यूकर एंड मशरूम्स, ये सब फंगस में आते हैं। दीज आर ऑल मल्टी सेलुलर फंगस। इन्हें हम लोग मोल्ड भी कहते हैं, फंगस को मोल्ड भी कहते हैं। ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर लग जाता है जब ज्यादा समय तक बाहर रखी हो, राइट। सो वेयर आर दे प्रेजेंट? लोकेशन, फंगस हर जगह प्रेजेंट होते हैं लेकिन हर जगह आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दे ग्रो बेस्ट इन सर्टेन कंडीशन, दे ग्रो बेस्ट इन डैम्प कंडीशन, दे ग्रो बेस्ट इन डैम्प, वार्म, डार्क प्लेसेस। ठीक है, दे ग्रो बेस्ट इन डैम्प, वार्म एंड डार्क प्लेसेस में ये बेस्ट ग्रो करते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं? दे आर फाउंड एवरीवेयर, they are found everywhere from deserts to very cold regions, ये सब जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दीज आर वायरसेस। वायरसेस सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखने वाले नहीं पाए जाते हैं। वायरस को प्रॉपर लिविंग भी नहीं कहते, ये लिविंग की तरह काम भी नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊंगी क्यों। दे आर स्मॉलर देन एनी अदर सेल। जितने सेल ह्यूमन को नोन है उनसे सबसे छोटा होता है। दे आर सो स्मॉल that they cannot be seen under microscope. इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। So they cannot be seen under like microscope. So वायरस को ऑब्जर्व करने के लिए we need electron microscope. We need electron microscope to observe virus. क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होता है। इट हैज हाई मैग्निफिकेशन पावर। हाई मैग्निफिकेशन मतलब कि बहुत ज्यादा लेवल तक मैग्नीफाई करता है। वायरस आर नॉट ट्रूली लिविंग, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर एक्टिव नहीं होते। दे आर नॉट ट्रूली लिविंग because they cannot reproduce outside host body. जो भी host होगा उसके बाहर ये reproduce नहीं कर सकते हैं। Host they cannot reproduce outside host all by themselves. इनको जरूरत होती है किसी की हमेशा reproduction के लिए, किसी host की। उस पे जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे और उसके बाद multiply करेंगे। Okay, they cannot reproduce outside host by themselves. They cannot grow or cannot respond, right? So they are not truly living. Why? Because they cannot reproduce. तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है।
viruses are not truly living, उसका आंसर है because they cannot reproduce outside host by themselves, they cannot grow, they cannot respond. ये वजह है जिसकी वजह से वायरस आर नॉट ट्रूली लिविंग. ठीक है, तो वायरस काम कैसे करते हैं, ये जिंदा कैसे रहते हैं. वायरस एंटर्स इनसाइड अ होस्ट, एक होस्ट ढूंढते हैं. अब वो होस्ट क्या हो सकता है, वो होस्ट कोई एनिमल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, ह्यूमन भी एक एनिमल है बट मैं अलग से लिख दे रही हूँ, प्लांट हो सकता है, और कोई और भी हो सकता है. सो वायरस एंटर्स इनसाइड होस्ट एंड uses the energy of host cell. Uses the energy from host cell to reproduce, to multiply. अंदर जाने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं. और जब ये अंदर जाने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एक मिनट. So viruses entered inside host and uses the energy from host cell to reproduce. What happens after this? The host cell dies and viruses come out of that host cell and enter new host cell. ठीक है, and enter new host cells. This is how a person falls ill. अगर आपकी बॉडी में वायरस एंटर करेगा तो वो पहले एक सेल को अटैक करेगा, फिर अंदर में वहां पर एनर्जी यूज करके बहुत सारी वायरस की कॉपीज बना लेगा और उसके बाद स्प्रेड होके दूसरे टिश्यूज में चला जाएगा और उन सब का इस्तेमाल करेगा और फिर मल्टीप्लाई करेगा. इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है. क्योंकि वायरस में ये प्रोसेस बाहर नहीं होती इसीलिए ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग भी नहीं है. क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के हैं तो आप इसलिए कह सकते हो वायरसेस आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक कहा जाता है. So this is all for the introduction of all microorganism. What we have studied today, उसके लिए I'm giving you a task. Microorganism हमने पढ़ा है, right? You cannot be performing any practicals or anything. Fungus, bacteria, virus, protozoa, algae. तो ये जो 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा था, इनके बारे में हम लोग एक चीज बताएंगे, ये यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं. सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर, एल्गी सेम चीज आपको बतानी है, यूनी है या मल्टी है, फंगस, वायरस. दिस यू हैव टू डू. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, आपको इनका नेचर बताना है कि ये क्लोरोफिल रहता है कि नहीं रहता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं करते हैं. जैसे प्रोटोजोआ के लिए हम लिख सकते हैं कि एनिमल लाइक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता. एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, और वायरस रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट के अंदर. तो इस टेबल को आप फिल करेंगे. आई एम होपिंग, आई एम काउंटिंग ऑन यू कि आप समझ गए हो चैप्टर के वाले टॉपिक को और आप इसको फिनिश करोगे बाय योरसेल्फ.